सो हेलो गाइस, दिस इज़ चिराग और आज हम बात करेंगे दोहा अग्रीमेंट फॉर ग्रोइंग पेन की। तो ग्रोइंग पेन हमें जैसे पता ही है कि इतना ज़्यादा कॉमन और इतना कॉम्प्लेक्स इशू क्यों है ये, बिकॉज ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स विच पास अक्रॉस द ग्रोइन एंड बिकॉज ऑफ द क्लोज एक्सट्रीमिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो उन सबको पेल्पेट करना, उन सबका फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो in 2014 a systematic review was conducted on the treatment of groin pain in athletes which includes 72 studies, and उन 72 studies में 33 different diagnostic terms का यूज़ किया गया। can you imagine just 33 different diagnostic terms, and 33 different diagnostic terms में athletic pubalgia, adductor tendinopathy, adductor enthesiopathy, FAI सबका यूज़ किया गया है ना। So that's why there was a clear indication that we need a clear terminology and a clear definition for a groin pain, and therefore Doha Agreement meeting on terminology and definition on groin pain in athlete was convened, and they started literature search for recent reviews, identify areas where either an update of a previous review or a new review was needed. 9 reviews underwent peer review prior to publish, एंड 9 रिव्यूज़ कौन कौन से थे एंड उन्होंने किस टाइटल पे बात किया था, किस टॉपिक पर बात किया था, यू कैन सी इन द आर्टिकल विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेल्फी प्रोसीजर। सो किस हिसाब से हमने ये आगे आगे चीज़ें की, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हम देखना चाहते थे कि क्या ये प्रॉब्लम जो कि हमने आइडेंटिफाई की है कि डिफरेंट ग्रोइन पेन के इतने मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज़, इतने मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, क्या वो सच में एक माइक्रो लेवल पे है या फिर एक मैक्रो लेवल पर भी बेस्ड है। तो हमने डेल्फी प्रोसीजर का यूज़ लिया। डेल्फी प्रोसीजर में हमने क्या किया, हमने 2 क्लिनिकल केसेस लिए। 2 क्लिनिकल केसेस में हमने हिस्ट्री, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका डायग्नोस्टिक इमेजिंग, सब जो एक्सपर्ट ग्रोइन के ग्रुप के मेंबर्स थे उन सबको दिया, एंड उसमें भी 9 डिफरेंट डायग्नोस्टिक टर्म्स वर यूज्ड। सो देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम एट द माइक्रो लेवल बट एट द मैक्रो लेवल ऑल्सो। सो द 9 डिफरेंट टर्म्स यूज़ की गई, जो वो था एडक्टर टेंडिनोपैथी, FAI, adductor enthesiopathy, and many more. So the result was confirmed that the disparity in current terminologies and demonstrated the need of meeting. And हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी भी दिया गया, क्यों उन्होंने वो पर्टिकुलर टर्म ही लिया और कोई और टर्म क्यों नहीं लिया। एंड इस वजह से जैसे हमें पता लगा कि एक क्लियर टर्मिनोलॉजी या फिर डेफिनेशनल टर्म नहीं है और माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल दोनों पे ये डिस्पैरिटी है, तो इसी वजह से एस्पेटार क्लिनिक जो है, एस्पेटार ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिकल हॉस्पिटल विच इज सिचुएटेड इन दोहा कतार होस्टेड अग्रीमेंट मीटिंग ऑन 4 नवंबर 2014। सो 4 अग्रीमेंट किए गए उस मीटिंग में। पहला था ग्रोइन पेन इन एथलीट्स। तो डिस्पाइट ऑफ यूजिंग टर्म लाइक एथलेटिक प्यूबेल्जिया, डिस्पाइट ऑफ यूजिंग टर्म लाइक femoral impingement or enthesiopathy, athlete or the professional should use the term groin pain in athlete only because it is clearly descriptive. The second thing is the clinical examination based on classification system. So simple जो चीज़ इसमें बताई गई कि हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो हिस्ट्री है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो क्लिनिकल टेस्ट है, उस पर ज़्यादा रिलाई करना है एज कम्पेयर टू डायग्नोस्टिक इमेजिंग। थर्ड एग्रीमेंट वॉज फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रोइन पेन, and it's just not focused on the entities of long standing groin pain. तो मेन पर्पस जो था लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रोइन पेन का, कि ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फिक्स ड्यूरेशन नहीं दिया गया कि अगर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन फिक्स होता है तो उसके बाद ग्रोइन पेन होने के चांसेस, जो लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रोइन पेन होने के चांसेस वो इंक्रीज हो जाएंगे, बट इट वाज जस्ट द टर्मिनोलॉजी विच वाज गिवन, एंड उसके बाद जो मैकेनिज्म ऑफ ऑनसेट है एंड इट वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड। The fourth and the foremost and most important above all is the acute groin pain, and which is characterized by sudden onset of pain from a specific event. ठीक है, तो जो भी इंजरीज हो रहा था उनके लिए एक केयरफुल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द पेल्पेशन, स्ट्रेचिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तीनों का हमें मिक्स करना पड़ेगा, तभी हम उसको अच्छे से कैटेगराइज कर पाएंगे। तो फुल एग्जामिनेशन के बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एक्यूट ग्रोइन पेन। तो एक्यूट ग्रोइन पेन ने अकॉर्डिंग टू द दोहा अग्रीमेंट मेंबर्स कैटेगराइज देम इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज डिफाइंड क्लिनिकल एंटिटीज फॉर ग्रोइन पेन, second is
hip related groin pain, and third is for other causes. So when we talk about the defined clinical entities for groin pain, they have categorized into 4 parts. First is adductor related groin pain, second is iliopsoas related groin pain, third is inguinal related groin pain, and fourth is exactly pubic related groin pain. So for all these entities, athlete should report pain in the affected region while doing exercise. जब भी एथलीट एक्सरसाइज करेगा तो उसको अफेक्टेड रीजन में ड्यूरिंग एक्सरसाइज अफेक्टेड रीजन में पेन होगा. ठीक है, ये सब चीज़ें हमें ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग पता लगेगा. हम जो एथलीट के एंटिटीज़ हैं जैसे एडक्टर रिलेटेड है या फिर इलियोसवास रिलेटेड है, वो हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? वो हम कैटेगराइज करेंगे बाय फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उस पर्टिकुलर एथलीट को या फिर उस पर्टिकुलर पेशेंट को पेल्पेशन, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग करवाएंगे, और इन तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन ऑफ सिम्टम्स होगा. For example, if I talk about the adductor related groin pain, then there will be the pain in the adductor region first, and second, when we'll do the adductor squeeze exercises or adductor squeeze examination, then the patient will feel pain at that point. The second thing is when we talk about iliopsoas related groin pain, then obviously जैसा कि मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ आपको तीनों या चारों एंटिटीज़ में सेम आप देखोगे. अब इलियोसवास रिलेटेड ग्रोइन पेन की बात करेंगे तो इलियोसवास रीजन में आपको टेंडरनेस मिलेगा, अलोंग विद जब हम रेसिस्टेड हिप फ्लेक्शन करेंगे तब उस टाइम भी हमें पेन होगा. अब 3 चीज़ें मैंने बोली थी, पेल्पेशन, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग. तो पेल्पेशन एट द इलियोसवास tendon or iliopsoas muscle. Second is exactly pain in the pain while doing hip flexion, and third is pain while doing the stretching of stretching exercise. तो जब हम hip extension में लेके जाएंगे, थॉमस टेस्ट करेंगे, तो उसमें भी हमें पेन देखने को मिलेगा. तो अब हम बात करते हैं इंग्वाइनल रिलेटेड ग्रोइन पेन की. तो इंग्वाइनल रिलेटेड ग्रोइन पेन में भी जब हम पेल्पेशन और टेंडरनेस चेक करेंगे एट द इंग्वाइनल कैनाल, इट विल बी पॉजिटिव, and there should be no palpable inguinal hernia. And the third and the foremost thing, that the pain will aggravate when we'll do the resistance exercise of abdominal muscles. And the last and the foremost is the pubic related groin pain. Pubic related groin pain में कोई भी resistance testing या stretching exercises का हम यूज़ नहीं लेते हैं. It's just that the tenderness will be at the pubic symphysis and the adjacent bone. Now we'll move to the hip related groin. बात करेंगे hip related groin pain की. तो there was an agreement that pain from the hip joint should always be considered as a possible cause of the groin pain. And जब भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो उस दर्द की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है. सेकंड, उस दर्द का नेचर क्या है, उस दर्द का लोकेशन क्या है, ये तीनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था. और सेकेंडली एंड द very much important thing, that it is very hard to distinguish between other entities and hip related groin pain. तो ये agreement हुआ कि hip related groin pain can coexist with adductor related groin pain or iliopsoas related groin pain or any other entities. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि hip related groin pain किसी और entity के साथ भी coexist कर सकता है. अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड स्पेशल टेस्ट पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया. तो जब हम स्पेशल टेस्ट की बात करते हैं तो फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड अबडक्शन शुड बी इम्प्लाइड इन एवरी कंडीशन. मतलब कोई भी कंडीशन होगी तो आप फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन हर एक पेशेंट को करवाओगे. एंड एक्सपर्ट ग्रुप फाउंड इट वेरी हार्ड to recommend a single discriminatory test for hip related groin pain. तो जो भी टेस्ट थे उन सब का एक अच्छा सेंसिटिविटी था, बट देयर वाज नॉट अ गुड स्पेसिफिसिटी. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिप रिलेटेड ग्रोइन पेन को ये तो बता सकते हैं कि हिप रिलेटेड ग्रोइन पेन पॉजिटिव आएगा इसमें, बट कोई रूल आउट नहीं कर सकता कि सिर्फ हिप रिलेटेड ग्रोइन पेन ही है इसमें. तो बट सिर्फ क्लिनिकल टेस्ट के बेसिस पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रूल इट आउट. तो थर्ड एंड द फॉरमोस्ट इज़ द अदर कोजेस. तो जब भी हम अदर कोजेज ऑफ ग्रोइन पेन इन एथलीट्स की बात करेंगे तो देयर शुड बी अ हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन दैट इज़ नीडेड टू आइडेंटिफाई दिस, एंड क्लिनिशियन नीड टू बी अलर्ट टू बी एवरी पॉसिबल फाइंडिंग. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी पॉसिबल फाइंडिंग हमें अपना
इसके कहने का सिर्फ एक मतलब है कि जब भी हम एक अदर कॉजेज ऑफ ग्रोइंग पेन में गए ही हैं तो हमें एक माइंड जो है एक ब्रॉडर माइंडसेट के साथ कि पॉसिबिलिटीज़ कोई भी हो सकती है उस पेन को ओकर करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। सो देयर वर सम रिकमेंडेशन ऑफ टर्म्स टू अवॉइड यूजिंग इन ग्रोइन पेन इन एथलीट्स। तो कुछ टर्म्स थे जो कि दोहा अग्रीमेंट ने रिकमेंड किया था कि अब इन टर्म्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपको स्क्रीन पर टर्मिनोलॉजीज दिख रही हैं, इनका यूज़ नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दोहा अग्रीमेंट। एंड ऐसा क्यों होना चाहिए? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, अनसर्टेनिटी अबाउट सजेस्टेड अंडरलाइन पैथोलॉजी। एंड जितना भी रिकमेंडेशंस या सभी जो सजेस्टेड गाइडलाइंस थी उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एट सच। हेल्थ केयर मस्ट कंटिन्यू टू द बेस्ट इंडिविजुअल लेवल। एंड देर आर सम रिकमेंडेशंस फॉर द फ्यूचर स्टडीज़ ऑल्सो। तो उसमें एपिडेमियोलॉजी, इनके रिस्क फैक्टर्स, इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए बोला गया, क्योंकि वी हैड ओनली 9 स्टडीज़। तो आगे जब 2019 में ये डिसाइड हुआ कि अगला जो मीटिंग है 2019 दिसंबर में होना चाहिए, तो उस टाइम तक जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, उन सबको अच्छे से और स्टडी करने के लिए रिकमेंड किया गया। So while reading this, I came across an important thing which I wanted to share. So ये तो हमें पता ही है कि ग्रोइन पेन अगर पहले कितना है और अब कितना है, तो देयर शुड बी एन आउटकम मेजर टू रिकॉर्ड इट। तो जो दोहा अग्रीमेंट ने रिकमेंड किया, दैट वाज HAGOS। व्हाट डज दिस मीन? हिप एंड ग्रोइन आउटकम मेजर। And it appears to be the only PRO, that is patient reported outcome, aimed at young and middle age adults, ठीक है। तो ये जो यंग और मिडल एज अडल्ट्स हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग एथलीट्स जिनको ग्रोइन पेन है। और सिर्फ HAGOS नहीं, देयर आर सम मोर आउटकम मेजर लाइक HOS, IHOT2, IHOT3, ये सभी रिकमेंड किए गए हिप रिलेटेड ग्रोइंग पेन से के असेसमेंट में। एंड बट ये तो असेसमेंट के लिए था। तो ट्रीटमेंट के लिए भी इन्होंने हाई क्वालिटीज़ मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज़ के लिए रिकमेंड किया कि जितना ज़्यादा स्टडीज़ हो सके हाई लेवल RCT निकाली जाए, हाई लेवल जो स्टडीज़ हैं उनको जितना हो सके पब्लिश किया जाए, सो डैट कि वी कैन लुक आफ्टर इट। बिकॉज 2019 दिसंबर में ये दोबारा जो मीटिंग है वो दोबारा ऑर्गेनाइज होना था। एंड नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट बट फॉर द प्रिवेंशन ऑल्सो। सो प्रिवेंशन के लिए भी जो रिसेंट मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज़ थे उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया था प्रिवेंशन प्रोग्राम्स का ऑन ग्रोइन इंजरी, की इंजरी जो ग्रोइन इंजरी है वो रिड्यूस हो रही है। तो दे ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर शुड बी वर्क ऑन द ट्रीटमेंट एज वेल एज द प्रिवेंशन पार्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू सो मच।